हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पंकज कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं NISM सीरीज 5 के चैप्टर 7 के बारे में। चैप्टर 7 इज ऑल अबाउट कि चैप्टर 7 बेसिकली हमें यह बताता है कि आप म्यूचुअल फंड में एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं तो म्यूचुअल फंड की NAV किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कोई भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। हाइब्रिड में होता क्या है? डेट होता है, इक्विटी होती है, आपका मेटल्स होते हैं। लेट्स सपोज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है और उसमें डेट जो अभी हाल फिलहाल चल रहा है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.8% है। इक्विटी का रोज आप मार्केट में पता लग ही जाता है, क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे हमें पता चलता है कि इक्विटी का क्या प्राइस चल रहा है। कुछ ऐसी इक्विटी भी होती है जिसमें कि जो वीकली ट्रेड होती है, मंथली ट्रेड होती है, कुछ ऐसी होती है, तो उनका प्राइस भी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम बात कर लेंगे। कुछ इक्विटी, सम इक्विटी, और बाकी मेटल्स का तो डेली होता ही है। ठीक है, तो टेक्निकली डेट इंस्ट्रूमेंट का और कुछ इक्विटी के लिए ये सारा का सारा चैप्टर है जो हमें बताएगा कि उनमें करना क्या होता है। मींस आपने अगर म्यूचुअल फंड में एंट्री ली या एग्जिट लिया तो इन दोनों को कैसे सॉर्ट किया जाएगा, आसान भाषा में ये है। पूरा चैप्टर यही बताता है। ठीक है, अभी देखिए डेट क्या है। RBI लेके आता है इसे, RBI डेट या बॉन्ड्स बोल दो इसको। बॉन्ड इंडेंचर लेके आता है, मतलब एक पीस ऑफ पेपर लेके आता है। वो बोलता है 7.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में दूंगा साल दर साल, ये 5 साल के लिए लेट सपोज, और मिनिमम इसमें आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो। ठीक है, इसको बॉन्ड इंडेंचर बोल देते हैं। करेक्ट है जी। तो 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दो इसमें, और 1 लाख रुपए 5 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, तो आपको साल दर साल 7.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। करेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न बोल दो। तो यहां पर होगा क्या, अब बैंक्स क्या करते हैं, RBI क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है, घटाता है, ताकि उसके जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए करता है। लेट सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया बैंक ने, जो लोन है उनको महंगा कर दिया, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड इंडेंचर, ये जो 7.8 मिल रहा था ये भी 8.0 या 8.1 या 8.2 इस तरीके से कुछ बढ़ जाएगा। तो इसमें जो 1 लाख रुपए लगे हुए हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। मींस अगर आप सेल करने जाओगे तो वो 1 लाख रुपए में नहीं सेल होंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली 1 लाख में तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला मिल रहा है ना, तो 8% वाले में लगाऊंगा मैं पैसे, जाके आपसे क्यों खरीदूंगा 7.8 वाला। समझ रहे हैं? तो मैं क्या करूंगा, मैं 8% वाला डायरेक्ट जाके खरीद लूंगा। तो इसकी वैल्यू, जो 1 लाख रुपए आपने लगाए उसकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो। करेक्ट, तो वैल्यू कम हो जाएगी। अगर ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों ने कम कर दिया, RBI ने कम कर दिया, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अब जो 7.8 का पेपर आपके पास है, अब उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा, अब मिल रहा है 7.5। तो ये जो पीस ऑफ पेपर जो आपके पास है, बॉन्ड इंडेंचर जिसको कहते हैं, उसकी वैल्यू है ना, ज्यादा है ना, तो लोग क्या करेंगे, 1 लाख से ज्यादा रुपए आपको देंगे कि मैं 1 लाख से ज्यादा, इसका कैलकुलेशन भी होता है बट उन सब में हम नहीं जाएंगे। तो 1 लाख से ज्यादा मैं आपको पैसे दूंगा और आप ये पीस ऑफ पेपर मुझे दे दीजिए, अब मेरा हुआ। ठीक है, वो 1,05,000, 1,10,000 और इस तरीके से जो भी होगा वो कैलकुलेट करके हम पता लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है काम होता है। और इसी तरीके से इक्विटी के अंदर भी क्या होता है,
इक्विटी वीकली होता है, जो वीकली क्लोजिंग होती है वो वीकली कैलकुलेट कर लेते हैं या उसका क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं। जो मंथली होती है उसका मंथली देख लेते हैं। जो एक महीने से ऊपर होती है उसका मेथड के द्वारा निकाला जाता है, मेथड वर्कफ्लो। ठीक है, उसका एक वर्कफ्लो मेथड फाइंड आउट किया हुआ है, उसके हिसाब से वो निकाला गया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एंट्री और एग्जिट के एनएवीज कैलकुलेट किए जाते हैं उन चीजों के जो स्पेसिफाइड डेली ट्रेड नहीं होते। ठीक है, अब हम चैप्टर पे जाएंगे तो आपको इस चीज के बारे में शंका नहीं होगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। करेक्ट है, चलिए आ जाते हैं अपने चैप्टर 7 पे। पहली चीज डिस्कस करते हैं, फेयर वैल्यूएशन मैटर क्यों करती है जी। फेयर वैल्यूएशन क्यों मैटर करती है? क्योंकि पैसा लगा हुआ है, पैसा लगा होता है जहां पर, वहां फेयर वैल्यूएशन मैटर करती ही है। 1 रुपए ऊपर नीचे होने से लोगों की सांस अटक जाती है। सब्जी वाले के पास जाके 2-2, 3-3 रुपए कम करवाते हैं लोग। ठीक है, तो इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा सही है या गलत है, बट बेसिकली मैटर करती है। ठीक है, तो अब जब भी रियलाइज करवाना होगा, मतलब आप एग्जिट मारोगे म्यूचुअल फंड से, तो रियलाइजेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसका कैलकुलेशन का एक मेथड सेट किया है। उस मेथड के हिसाब से डेली एनएवी अपडेट होगी। शाम को आप म्यूचुअल फंड जो भी खरीदा होगा आपने, शाम को आपकी वैल्यू अपडेट हो जाती है क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे। उसमें डेट है तो डेट के अकॉर्डिंग वैल्यू अपडेट हो जाती है। सिर्फ इक्विटी है तो इक्विटी के जितने भी शेयर्स, मान लो म्यूचुअल फंड में 80 शेयर्स हैं तो 80 के 80 के आपके क्लोजिंग प्राइस देख के और एनएवी शाम के शाम दिखा दी जाती है। ठीक है, कि आज शाम एनएवी इतने की है, आज इस म्यूचुअल फंड यूनिट का प्राइस इतना है जी। ठीक है, तो रियलाइजेबल वैल्यू मतलब गुड फेथ में आप क्या करते हैं, एक रीजनेबल वैल्यू बता देते हैं कि इस डेट फंड की आज रीजनेबल वैल्यू इतनी है। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई हवा में चीजें बता दी। ठीक है, बेसिकली जो रीजनेबल वैल्यू होती है वो एक तो सेबी अप्रूव्ड होती है। हालांकि डेली सेबी नहीं चेक कर सकती, बट सेबी के द्वारा मेथड बता दिया गया है और उसको फॉलो करने का काम किसका है, स्पॉन्सर्स का। उसको ऑडिट करने का काम किसका है, ऑडिटर्स का। बेसिकली इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ एएमसी बट इट इज बीइंग ऑडिटेड। राइट, ये समझ में आ गया। चलो जी, अब मेथडोलॉजी मैंने बताया, एक सर्टेन मेथड है, डेली वही यूज होगा क्योंकि डेली एनएवी पब्लिश की जाती है कि आज की एनएवी इतनी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी डेली होगा। रिव्यू एंड ऑडिट हर 3 महीने में, हर 1 महीने बाद रिव्यू ऑडिट वगैरह किया जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, इस तरीके से स्ट्रेटजी सेट की जाती है कि ये मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, उसमें ऐसा ना हो मेथड हमने यूज कर लिया कि वैल्यू तो आ रही है 100 और हमने दे दी 110 के हिसाब से, तो निकालने वाला फायदे में और बचे हुए लोग नुकसान में हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारा काम करेंगे, मैंने अभी बताया एएमसी का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारा। एरर प्रिवेंशन, कोई एरर है तो वो ऑडिट में पता चल जाएगा और उसको टाइमली करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है जी। ऑडिट ट्रेल, मार्केट डाटा। मार्केट डाटा ऑब्वियसली एएमसी जो है बार बार उसको स्क्रूटनाइज करती रहती है और उस हिसाब से चीजें होती रहती है। ठीक है, ट्रेडेड सिक्योरिटीज का तो आसान है, जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा वो देख लेंगे हम और उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटीज का एक्चुअल दिक्कत है कि नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटीज का प्राइस कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए इक्विटी का तो क्या है, पी रेशियो के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अगर 30 दिन से ऊपर की बात है तब की बात है ये। अगर 30 दिन के अंदर ट्रेड हो चुकी है तो उसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट
वही प्राइस ले लेंगे जो था। 30 दिन से ऊपर का हो चुका है तब हम ये मेथड यूज करेंगे, पी रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं। कन्वर्टेबल में हम डेट का अलग करेंगे और इक्विटी का अलग करेंगे, ठीक है। और वारंट्स के केस में भी हम ये वारंट्स जो शेयर्स हैं उनमें से माइनस कर देंगे एक्सरसाइज प्राइस को, ठीक है जी। तो ये चीज है। प्रीसियस मेटल्स के केस में देखो, प्रीसियस मेटल के केस में हम जो बुलियन है उसका प्राइस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बुलियन के प्राइस के हिसाब से हम फिक्स कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड के आप देखते ही हो, जो मार्केट है ना 24 घंटे चलती है। आप यूएसए की मार्केट देखोगे ना उठा के, उसमें फ्यूचर्स 24 घंटे चलते रहते हैं। तो उसी के हिसाब से हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ये है, ये सिनेरियो में बताया हुआ है। ट्रेडिड टुडे है तो जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसका देख लेंगे। ट्रेडिड 30 दिन के अंदर ट्रेड हुआ है तो जो भी लास्ट अवेलेबल प्राइस है वो हम चेक कर लेंगे। 30 दिन से ऊपर हो चुके हैं तो गुड फेथ के अंदर जो भी मेथड लगाया हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। गोल्ड सिल्वर का तो बुलियन के हिसाब से, ग्लोबल ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट है जी। अब आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ एनएवी। एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है? एनएवी मैंने बहुत बार बता दिया है। एनएवी सिंपल है, आपने कुछ भी खरीदा, 1000 रुपए थे आपके पास, 100 रुपए एक में लगा दिए, 100 एक में लगा दिए, 100 एक में लगा दिए, 100 एक में लगा दिए, ऐसे करके ये 120 बन गए, ये 90 बन गए, ये 80 बन गए, ये 150 बन गए, ऐसे करके। तो बेसिकली जो प्रॉफिट है वो लॉस के साथ एडजस्ट करोगे पहले तो, ठीक है। तो ये मान लो 1000 के हो गए 1200 हो गए, तो 20% रिटर्न बन गया। अब इस 1200 में आपके मान लेते हैं 10 रुपए या 50 रुपए डिविडेंड के आ गए यहां से, तो 1250 बन गया। तो देखने में लग रहा है 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया, लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो माइनस कर दोगे, एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। इसमें और कोई कंप्लायंस के खर्चे हैं वो माइनस कर दोगे, ठीक है। तो जो जो खर्चे हैं वो आप माइनस करते चले जाओगे, उसके बाद जो बचेगा वही एनएवी के साथ मैप कर दोगे, ठीक है। ये बार बार बता चुका हूं मैं कि जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब माइनस किए जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि प्रॉफिट वाले जो रियलाइज्ड प्रॉफिट है सिर्फ वही सेट ऑफ किया जाएगा लॉसेस के साथ। ऐसा नहीं है कि ये 100 रुपए का 120 दिख रहा है और ये बेचा है नहीं और आप उसको कैलकुलेट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि रियलाइज्ड प्रॉफिट को ही सेट ऑफ रियलाइज्ड लॉस के साथ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट एक में दिख रहा है दूसरे में लॉस दिख रहा है तो आप उसको सेट ऑफ करके और उस हिसाब से एनएवी बनाते रहो, नहीं, ठीक है। जो भी सेट ऑफ करने का काम है वो इस तरीके से होगा, ठीक है जी। मार्क टू मार्केट क्या होता है? मार्क टू मार्केट होता है कि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो दिख रहा है वही प्राइस के हिसाब से एनएवी कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। 80 शेयर्स है, 80 के मार्क टू मार्केट MTM देखे जाएंगे और उस हिसाब से एनएवी कैलकुलेट कर दी जाएगी, करेक्ट। TER क्या होता है? टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है। टोटल एक्सपेंस रेशियो अगर पहले 500 करोड़ के अंदर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में क्या होगा? 2.25% तक चार्ज कर सकते हैं। अगले 250 करोड़ के लिए वो जो 2.25 था वो घट के 2% पे आ जाएगा। 1200 करोड़ अगले 1250 करोड़ जैसे ही ऐड होंगे तो 50,000 करोड़ से ऊपर की अगर मार्केट कैप है उस पर्टिकुलर फंड की तो भैया क्या होगा? 1%, ठीक है। अगर इक्विटी स्कीम नहीं है उसके अलावा स्कीम है तो ये आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इजी है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। B30 इनफ्लो क्या है? B30 की टॉप 30 सिटीज के अलावा कहीं आप सेल करते हो तो उसमें 0.30 एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो ऐड किया जा सकता है, क्योंकि बाकियों को कन्वर्ट करना म्यूचुअल फंड के अंदर कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। तो वो एक्सपेंस रेशियो किसको चला जाएगा? जो भी सेलर होगा उसको चला जाएगा, ठीक है। लास्ट में है वैल्यूएशन ऑफ परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड का किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है वो मैंने बता ही दिया।
कि आपका जो इंटरेस्ट बढ़ता और घटता है उसके हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। ठीक है जी। अब देखते हैं डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स वो रिजर्व होता है जो बेसिकली एक्स्ट्रा अर्निंग होती है। मान लो मैंने पहले भी बताया ये चीज कि आपके पास 100 रुपए थे, आपने 100 के 100 रुपए आप इक्विटी के अंदर नहीं डालोगे, आप 5% से 15% तक कहीं दूसरी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर डाल सकते हो। तो वो 5% से 15% में फिक्स एसेट में जो रिटर्न आएगा वो हम डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स के अंदर रख सकते हैं। उसमें होगा क्या? उसमें ये होगा कि वो इक्विटी से नहीं कमाया हमने, ठीक है, और जो डिविडेंड आता है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स में आएगा। जो इंटरेस्ट से आया, आपका डिविडेंड से आया या फिर अदर इनकम से आया, ये सारा डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स के अंदर कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स क्या होते हैं। इसमें रियलाइज प्रॉफिट होते हैं, इंटरेस्ट अर्न होते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनीज। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स होते हैं। हालांकि एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक ग्रोथ प्लान होता है। डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स आपको पास ऑन कर दिए जाते हैं, लेकिन ग्रोथ प्लान में पास ऑन नहीं करते हैं, वो एनएवी के अंदर ही उसको चिप इन करते चले जाते हैं ताकि एनएवी जल्दी जल्दी बढ़ती चले जाए। इट इज वन एंड द सेम थिंग। आप अपने अकाउंट में लोगे तो ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ले सकते हो, और ग्रोथ प्लान लोगे तो वो एनएवी में बढ़ते चले जाएंगे। उससे कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाता है, डोमिनो इफेक्ट आ जाता है, फास्ट हो जाती है कंपाउंडिंग। ठीक है, बेसिकली एक्सक्लूडेड वैल्यूएशन गेन्स, जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट्स में देखो, एडजस्टमेंट में वैल्यूएशन जो भी लॉस होगा, बेसिकली वैल्यूएशन लॉस की हम बात कर रहे हैं डेट फंड्स के केस में। डेट फंड्स में जो भी वैल्यूएशन लॉस होगा वो हम सेट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट्स के साथ। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब घटते हैं ना, तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट जब घटते हैं ना तो वो एक साइकिल में घटते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एक साइकिल में बढ़ते हैं। मान लो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, वो बढ़ाते 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 और 7% पे लेके गया आरबीआई, फिर घटाते 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 4% पे लेके आया। इट नेवर हैपन्स कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार बढ़ा दो, फिर घटा दो, फिर घटा दो, फिर बढ़ा दो, फिर घटा दो, फिर ऐसे नहीं चलता। इट कम्स इन अ साइकिल, राइट। तो वैल्यूएशन लॉस होगा तो वो परमानेंट ही होगा, वो कुछ सालों के लिए ही होगा, और जब बढ़ेगा तो वो कॉन्टीन्यूसली कुछ समय के लिए बढ़ता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट की बात की। तो एडजस्टमेंट जो वैल्यूएशन लॉस होगा वो डायरेक्ट हमें प्रॉफिट से ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया गया तो जो भी वैल्यूएशन लॉस उसमें आएगा वो दैट नीड्स टू बी सेटल डाउन, राइट। इक्विलाइजेशन रिजर्व्स क्या होता है कि जो एनएवी है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था 100 रुपये की चीज़ 120 की होगी तो आपकी एनएवी 10 से 12 हो गई, ठीक है। लेकिन इसके साथ में 0.5 एक्स्ट्रा है, वो इक्विलाइजेशन रिजर्व्स है, ठीक है। तो कोई नया इन्वेस्टर अगर अभी एंट्री मारता है तो उसको एनएवी तो यही मिलेगी, लेकिन ये 0.5 उसके इक्विलाइजेशन रिजर्व्स में ही शो करते रहेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोसीजरल रूल्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड डेट क्या होती है जी? कभी भी डिविडेंड बांटना होता है ना, तो 5 दिन पहले कंपनी बता देगी हम डिविडेंड 20 तारीख को बांटने वाले हैं, आज 10 तारीख है। 5 दिन मिनिमम 5 दिन पहले बताना पड़ता है इन्वेस्टर को दैट रिकॉर्ड डेट इज दिस, और आप जिसके पास भी शेयर हैं अपने होल्ड करके रखें, ठीक है। टाइमलाइन फॉर रेगुलर स्कीम पब्लिक नोटिस मस्ट बी इशूड 5। कोई भी नए चेंजेस आए, ऑर्डर्स आते हैं या कुछ भी चेंज हुआ कंपनी के अंदर डायरेक्टर चेंज हुआ, कंपनी नया ऑर्डर लेके आई कि ग्रीनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है कंपनी या कुछ भी कर रही है, तो टाइमलाइन उसकी, ठीक है, पूरा का पूरा नोटिस के जरिए हर जगह आपकी कंपनी की वेबसाइट पे, एनएससी की वेबसाइट पे, बीएससी की वेबसाइट पे, सेबी के पास, ठीक है, और सीडीएसएल के पास ये सारा इंटीमेशन दे दिया जाएगा, राइट। एक्सेप्शन क्या है? नो प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर लिक्विड और डेट फंड। लिक्विड और डेट फंड के अंदर कोई प्रायर नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लोड,
एंट्री लोड और एग्जिट लोड क्या होता है कि भाई एंट्री के टाइम कुछ चार्जेस लगते हैं क्या? एंट्री के टाइम अब चार्जेस नहीं लगते, पहले लगते थे, वो मैंने पहले भी बताया था, 1 से 2% पहले लग जाते थे। तो उसकी वजह से सर्कुलर इकोनॉमी एक पैरेलल इकोनॉमी ट्रांसफर बन जाती थी। लोग क्या करते थे, आज इसमें लगवाएंगे, फिर इसमें, ऐसे करके मैंने पूरा समझाया था, ठीक है। तो वो पहले होते थे, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, लेकिन अब नहीं है। एग्जिट लोड डेफिनेटली है। एग्जिट लोड आप अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में जाके देख सकते हो। डेट फंड्स में जनरली होती है 15 दिन, इक्विटी में होती है 1 साल, कुछ में 6 महीने भी होती है, ठीक है। तो उससे पहले आप अगर निकालते हो तो उसमें कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। की अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जी? एनएवी जो कैलकुलेट होगी वो 4 डिजिट्स तक होगी, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। इक्विटी और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स में 2 डेसिमल प्लेस तक होगी, इसका ध्यान रखना है। और कोई बहुत ज़्यादा हाई तोबा वाली चीज़ नहीं है। एक चीज़ और समझ लो, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होते हैं? सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियोज होते हैं जो बैड मतलब जो रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, या फिर बिलो पार रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, उनको हम सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में डाल देते हैं। जो मेन पोर्टफोलियो होता है वो तो गुड परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर आता है, उसमें बार बार जो है आप चर्निंग कर सकते हो, बार बार एंट्री हो सकती है। मींस आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एज अ रिटेल, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में अब एंट्री बंद कर देती है एएमसी, तो उसमें नया इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं आता। पुराना इन्वेस्टमेंट भी जो होता है वो रिकवर करने के बाद रिडीम करके दे दिया जाता है, दैट्स इट, राइट। तो इसको देख लो, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कंटेन बैड एसेट, नो न्यू मनी कम्स इन अंटिल कैन नॉट बी रिडीम्ड अंटिल रिकवरी। प्राइसिंग क्या होती है? एनएवी इज डिक्लेयर्ड, सेग्रीगेटेड की भी डेली डिक्लेयर होती है। फीस रूल क्या है? इस पे के ऊपर, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगता, 0% एक्सपेंस रेशियो होता है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की थी। तो ये पूरा चैप्टर पूरा हुआ। कुछ खास नहीं था चैप्टर के अंदर, बहुत इजी था और आई थिंक सबको समझ में आया होगा। इसमें कुछ ही चीज़ें हैं, देखो 30 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ के बाहर, और डेली और वीकली, ये 4-5 चीज़ें हैं, बस वही आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, राइट। थैंक यू सो मच, एंजॉय।